निखिल निखिल किसी से झगड़ा हुआ क्या? अरे कुछ तो बोला रे। अरे कुछ बोला रे निखिल। क्या हुआ पापा? जाओ पानी लिया। ए राजू तू ताबड़तोब घर आ जा। निखिल को कुछ हो गया है। अहो बाबा काय झालं? वो खून से लथपथ निकल घर पे आया और बेहोश हो गया। लेकिन कैसे? एक्सीडेंट हुआ क्या उसका? अरे मालूम नहीं है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है, तू जल्दी आना। हिमांगी कहाँ है? हेमांगी कहीं बाहर गई, कुछ पता कर रही, पता नहीं क्या। अरे पर निखिल को हुआ क्या है? पता नहीं, बाबा ने कहा कि निखिल खून से लथपथ घर पे पहुंच गया और बेहोश हो गया। बाबा ने और कुछ कहा क्या? नहीं, अभी जाके। हेमांगी कहाँ है? आई बाबा, निखिल ने बेहोश होने से पहले कुछ तो बोला होगा कि ये सब कैसे हुआ। अरे पण बाबा, हिमांगी कहाँ चली गई? अरे पता नहीं, वो इससे इसके बैग और लैपटॉप के बारे में पूछ रही थी, फिर घर के बाहर चली गई वो। आई बाबा, निखिल कुठे आहे? डॉक्टर ने क्या कहा? अरे बोला ना, काय झालं? हिमांगी, निखिल का ऑपरेशन चल रहा है। डॉक्टर ने कहा कि वो क्रिटिकल है। राजू भाव, उसे रास्ते में होश आया था क्या? कुछ बोला उसने बैग और लैपटॉप के बारे में? नहीं, निखिल को होश नहीं आया। पर हिमांगी, ये सब कैसे हुआ, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला राजू भाव। बेहोश होने से पहले उसने राहुल ऐसे बोला 2 बार और फिर उंगलियों से इशारा किया 3। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? निखिल के सर पे किसी भारी चीज से वार हुआ है। स्कल में मेजर फ्रैक्चर है और इंटरनल हैमरेज भी काफी हो चुका है। डॉक्टर साहब, जो लगेगा हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप प्लीज प्लीज मेरे छोटे भाई को बचाइए। मिस्टर सानप, हम पेशेंट को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमें पुलिस को तुरंत बुलाना होगा, क्योंकि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई अटैक मालूम होता है। अटैक? यस। पूरी तरह से अभी तक ब्लीडिंग नहीं रुक पाई है। पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है। इस हालत में कुछ भी पूछताछ करना इज कम्प्लीटली आउट ऑफ क्वेश्चन। पर डॉक्टर, उसके अलावा कोई है ही नहीं जो ये बता सके कि उसके साथ क्या हुआ था। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? एक वेंटिलेटर पे कोमाटोस पेशेंट, वो आपके सारे सवालों का जवाब देगा? बोलूतर साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे मेरे बाबा का जैसे ही फोन आया, मैं और मेरी मिसेस हम लोग तुरंत गाड़ी में बैठ के बाबा के घर पहुंचे। वहां जाके देखा तो निखिल बेहोश था, इसलिए उसको उठाकर सीधे गाड़ी में डालकर हम लोग यहाँ लेके आए। कुछ पता ही नहीं चला, बस 2 बार राहुल ऐसे बोला और 3 उंगलियों का इशारा किया, ऐसे, और कुछ नहीं बोल पाए। और आप खून से लथपथ बेहोश पति को वहां छोड़कर उसका बैग और लैपटॉप ढूंढने उसका स्कूटर लेकर निकल पड़े। हाँ। हिमांगी जी, उस बैग और लैपटॉप में ऐसी क्या कीमती चीज थी जो आपको अपने पति की जान से ज्यादा कीमती लगी? बैग में पैसे होते थे सर। मेरे हस्बैंड निखिल पैसे ट्रांसफर करने का काम करते हैं, तो उनके बैग में हमेशा पैसे होते हैं। मुझे लगा कि कहीं पैसों की वजह से कुछ हुआ ना हो, इसीलिए मैं उनका स्कूटर लेके निकल गई थी ऑफिस की तरफ, ये पता करने के लिए कि कहीं वहां तो कुछ नहीं हुआ। तो निखिल के ऑफिस से कुछ पता चला आपको? वहां से कुछ पता नहीं चला और पैसे का बैग भी नहीं मिला। मैंने काफी ढूंढने की कोशिश की। प्रवीण, यहाँ पर कुछ हुआ था क्या? अभी आप यहाँ इस वक्त?
और ये क्या हाल बना रखी है आप? तू वो सब छोड़ ना, यहाँ पे कोई लड़ाई लफड़ा ऐसा कुछ हुआ था क्या? लफड़ा कैसा लफड़ा भाभी? तेरे निखिल भाभी किसी ने कोई हमला किया यहाँ पे? क्या भाभी, निखिल भैया पे कोई हमला करेगा और हम देखते रहेंगे क्या? अभी आधे घंटे तो पहले तो निकले रोज की तरह। अच्छा तो उनका रोज का बैग उनके पास था और लैपटॉप? अब इतना ध्यान तो नहीं दिए। अब ऑफिस में या ऑफिस के बाहर तो कुछ हुआ नहीं था, इसलिए मैंने पूरा रास्ता चेक किया। आपने क्या चेक किया हिमांगी जी? पैसों से भरा बैग और लैपटॉप रास्ते पर ढूंढा, या फिर यह पता करने की कोशिश की कि आपके पति निखिल के साथ क्या हुआ? दोनों सर। दिशा वेंचर्स नाम है निखिल की शॉप का। लोगों के पैसे ट्रांसफर करने का काम करता है। सर निखिल के बैग में किसी भी वक्त 5 से 6 लाख रुपए होते ही हैं और लैपटॉप में हमारे क्लाइंट्स के सारे अकाउंट्स। मैं भी निखिल की बिजनेस में हेल्प करती हूँ सर, सिर्फ इसीलिए मुझे निखिल के बैग और लैपटॉप की चिंता थी। सर अब तो ऐसे कह रहे जैसे कि मुझे निखिल की कोई परवाह ही नहीं है। मैंने बाबा को बोला था कि राजू भाव को जल्द से जल्द बुलवाए, और मैंने बाबा से कहा था कि निखिल को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना होगा। हमारा फ्लैट जो है वो बाबा के घर के पास ही है, चंद्रनगर में। निखिल का ऑफिस सुरबाड़ नाका पर है ना? जी। आपने एग्जैक्टली कौन सा रास्ता चेक किया? सर पहले मैंने सुरबाड़ नाका से शुरू किया, फिर मोरी चौक से होते हुए हमारे घर आने वाले तीर्थवाड़ी के रास्ते को चेक किया था। निखिल आज उसी रास्ते से आने वाले थे। निखिल 5 बज गए, आज जल्दी निकलो, गणपति का आखिरी दिन है, रास्ते में बहुत भीड़ मिलेगी। हिमांगी, ये मेरा पहला गणपति तो है नहीं ना, बस 1-2 काम निपटा के निकलता हूँ। अरे तू टेंशन क्यों ना पोस। सेतवारी शक्करपारा के रास्ते से मत आना, वहाँ से भिवंडीचा राजा निकलेगा। तो तू अब मेरा जीपीएस भी बनेगी हिमांगी। बोला ना टेंशन मत ले, मैं अपना मोरी चौक से तीर्थवाड़ी वाला रास्ता लूंगा। हाँ मैं वही कहने वाली थी। देशमुख सुरबाड़ नाका से मोरी चौक और मोरी चौक से जो तीर्थवाड़ी की तरफ रास्ता जाता है, ये पूरा रूट स्कैन करो। हिमांगी साहब का कहना है कि निखिल यही रूट लेने वाला था। हो सकता है ऑन द रूट अटैक हुआ निखिल पर। सर इतना सुनसान रास्ता, लैंड अटैक करने के लिए इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। इसमें तो अभी हमने सुरबाड़ नाका टच किया, हो सकता है कि क्राइम सीन हमसे पीछे छोड़ गया हो। एक काम करते हैं, वापस चलते हैं, रूट स्कैन करते हैं एक बार फिर से। ऐसे इशारा किया था। और राहुल ने? जी हाँ, 2 बार। आप लोगों ने भी सुना? निखिल की हालत देखकर हम बेहाल थे सर। सर मैंने सुना था, उसने मुझसे कहा था। आपकी किसी राहुल से दुश्मनी है कोई? नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमारे ऑफिस से लगकर एक चाय नाश्ते की दुकान है, जय भवानी चाय और नाश्ता कॉर्नर। उसका मालिक यूपी बिहार साइड का है, उसका नाम राहुल है। सेठ, सारे बिल कुंटे में हैं और सारे पैसे गल्ले में डाल दिए। दोस्त वही जाते हैं ना, तो हमको बताकर क्या जताना चाहते रे? ईमानदारी का विराट कोहली है तू? नहीं सेठ, बस बता रहा था आपको। हमारा मोबाइल कहाँ है? आपके ड्रॉवर में है और बज भी रहा था। मोबाइल नहीं बजेगा तो कहाँ बजेगा? तू बजेगा। सेठ, वो निखिल भैया है ना दिशा वाले, उन पे हमला हो गया है। हमला? कैसे हमला? तुझे कैसे पता? उनकी वाईफाई थी, वही बता रही थी हमें। कब आई थी? बस अभी आधे घंटे पहले से। तुझे और कोई काम हम नहीं है क्या? जा रसोई में देख आलू गोश्त कितना है, जा, नहीं तो कल के बड़े समोसे बनने से रहे। जा जल्दी बता, जा। अब ये तो फॉरेंसिक टीम ही बताएगी कि ये खून निखिल सानप का है या नहीं। कामले। जी सर। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को फोन करो तुरंत। जी सर। सर इतना सुनसान रास्ता, गणेश विसर्जन की चहल पहल से एकदम दूर, और बहुत शांत भी है। हिमांगी जी, आप कह रही थी कि घर लौटते वक्त निखिल के बैग में हर रोज
5 से 6 लाख रुपए होते थे। जी, किसी ने ट्रांसफ़र कराने के लिए दिया या फिर किसी का ट्रांसफ़र जो हमने कराया वो कैश रहता ही था। ये पैसे तो हम ऑफिस में रख नहीं सकते थे, इसलिए निखिल रोज़ कैश घर लेकर आते थे। निखिल हर रोज 5 से 6 लाख रुपया कैश घर लेकर आते थे, तो ये बात उस पड़ोसी राहुल यादव को तो पता होगी। पता हो सकती है सर, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि उसको पता है या नहीं। निखिल ने राहुल बोला था। मैं भी वही सोच रहा हूं। कितना लेट राहुल? मधु तुझे अभी फोन करने ही वाली थी। हो गई थोड़ी देर। गणपति विसर्जन का ट्रैफिक मिला? मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। निखिल कैसे? आई एम सॉरी, आपके पति अब नहीं रहे। देखिए, मैंने आप सबको पहले भी कहा था कि पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, हम उसे बचा नहीं पाए। जी हाँ, लकड़े पे लगा ब्लड और रोड पे मिला ब्लड का सैंपल निखिल सानप के ब्लड सैंपल से 100% मैच करता है। कहा जा रहा है कि क्राइम सीन से घर तक निखिल खुद स्कूटर जला कर गया और घर जाकर बेहोश हो गया। हाँ, सुबह सुबह हम लोगों ने पूरे रूट को स्कैन किया था। ब्लड के और भी कई सैंपल्स मिले हैं पूरे रास्ते पर घर तक। अटैक की वजह से ज्यादा ब्लड लॉस हो गया होगा। सर 15 मिनट पहले निखिल सानप की डेथ हो गई। अटेम्प्टेड मर्डर अब मर्डर केस बन चुका है। वेल प्लान मर्डर। इस प्लानिंग में रूट का अहम रोल रहा होगा। निखिल का ये रोज का रूट नहीं था। मोरी चौक से कट मारकर तीर्थ वाली का सुनसान रास्ता लिया उसने, और शायद कातिल को ये पहले से मालूम था। काय झालं राजू? निखिल गेला ग. निखिल राजू, पुलिस को बता दे। हाँ, हम ही हैं राहुल यादव। आप कौन? क्राइम ब्रांच। चल, कुछ बात करनी है तुझसे। कैसी बात साहब? निखिल सानप के साथ तेरा क्या लफड़ा था रे? लफड़ा? नहीं तो हमने तो सुना कि कल निखिल भैया पर किसी ने हमला कर दिया। मर गया निखिल सानप या मारा गया, लेकिन मरने से पहले उसने किसी का नाम लिया था। अब वो नाम या तो मारने वाले का था या किसी मरवाने वाले का। किसका नाम लिया था साहब? क्राइम सीन से हमें एक लकड़े का टुकड़ा मिला डॉक्टर, बहुत ही बड़ा और मजबूत। हाँ, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट के साथ सर पर वार हुआ है। और एक बात, वार एक बार नहीं कई बार हुआ। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि मल्टीपल स्कल फ्रैक्चर और इतनी सीवियर हेमरेज के बावजूद विक्टिम ने क्राइम स्पॉट से लेकर अपने घर के गेट तक स्कूटर चलाई। चमत्कार तो है, पर क्या यह मुमकिन है निखिल का ऐसी हालत में खुद स्कूटर चलाकर क्राइम सीन से घर तक पहुंचना? वेरी डाउटफुल। निखिल की जेब में उसका मोबाइल फोन था। अगर वो स्कूटर चला के उतना दूर से अपने घर जा सकता है, मेन गेट खोल के घर के अंदर आ सकता है, ऐसी हालत में डोरबेल बजा सकता है,
तू क्या एक फोन कॉल नहीं कर सकता मदद के लिए? और बेहोश होने के कुछ सेकंड्स पहले वो किसी राहुल का नाम लेता है और 3 उंगलियों का इशारा करता है। हम एक राहुल के फेस टू फेस इंट्रोगेट कर रहे थे, राहुल यादव को। यहां भी एक ट्विस्ट था। निखिल भैया ने हमारा नाम लिया। राहुल और किसका नाम है तो हमारा नाम, लेकिन हमारा नाम क्यों लिया साहब? ये तो तू हमें बताएगा ना राहुल यादव। फिलहाल तो हमें 5 लाख के बारे में जानना है, जिसके बारे में तू भी जानता था। कैसे 5 लाख साहब? कौन से 5 लाख? वही 5 लाख जिसके लिए तूने निखिल सानप का सर उबले आलू की तरह कुचल दिया। परवीन, गल्ला संभाल, हम थोड़ी देर में आते हैं। तो तुम्हारा राहुल सेठ अपना मोबाइल गल्ले पर छोड़ गया? हाँ मैडम, पहले तो देखा नहीं, फिर अचानक से नजर पड़ गई। रंजीत, 2 कप चाय लगा। हाँ भाई, लगा रहा हूँ। और रात को 9 बजे के आसपास वो दुकान पर लौट आया? जी मैडम। तुम्हारे हिसाब से हड़बड़ाया हुआ था? वैसे हैं पैदाशी खड़ूस मैडम, लेकिन कल रात कुछ ज्यादा ही चिड़े हुए थे। वो निखिल भैया है ना, दिशा वाले, उन पे हमला हो गया है। तुझे और कोई काम हम नहीं है क्या? जरा सुबह देख। निखिल भैया के हमले के बारे में सुनते ही वो एकदम हिल से गए। क्यों हिल गया था? हमला उसी ने कराया था? अब वो हम कैसे बता सकते हैं मैडम? ये बताओ, राहुल यादव और निखिल सानप के बीच में क्या दुश्मनी थी? प्रवीण, मर्डर केस है, हमसे कुछ छुपाओगे तो ना गले के रहोगे ना रसोई के, सिर्फ जेल में सड़ोगे। वैसे मैडम, जानलेवा दुश्मनी तो नहीं है। अब अगल बगल 2 दुकानें हो तो थोड़ी बहुत तो नोक झोंक रहती है ना मैडम। नहीं नहीं, कल सबसे पहले आपका ही काम होगा। जी जी, मैं फोन करता हूं आपको। हे राहुल, इकड़े। हाँ निखिल भैया, वो घंटी देख घंटी। तेरे को कितनी बार ये बात समझानी होगी कि ये कचरा यहाँ पड़ा नहीं रह सकता। कि आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ राहुल यादव, कि तेरा गांव नहीं है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। क्या समझा? देखिए निखिल भैया, गलती मानते हैं हम अपने लड़के को 2 चमाट लगा देंगे जिसने गर्म मचाई है, पर आप भी बात को लिमिट में रखिए। ये प्रांत क्यों बीच में घसीट रहे हैं? तेरी ही बिरादरी के 2 लड़कों को 2 थप्पड़ लगाने से कुछ बदलने वाला है राहुल यादव? अरे तुम लोग यहाँ की कदर क्या जानो? आकर धंधा तो जमाते हो, लेकिन जमकर गंदगी भी फैलाते हो। एक छोटी सी गलती क्या हो गई? अब तो मौका ढूंढते हो बाहर वाले अंदर वाले की बात छेड़ने के लिए। छेड़ूंगा, रोज छेड़ूंगा। देख यादव, अगर आज के बाद मुझे आलू का एक छिलका भी यहाँ दिख गया ना, 4 अलग अलग डिपार्टमेंट में तेरी कंप्लेंट ठोकूंगा। सब जगह अपने लोग तेरी ऐसी वाट लगाएंगे ना कि 1 वे टिकट कटाकर लौट जाएगा जहां से भी तू आया है। आप जिसे लड़ाई वड़ाई बोल रहे हैं ना, वो हमारे बीच बस नोकझोंक थी, कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी। वो तुम्हें बाहर वाला कहता रहता था, तुम्हें गुस्सा नहीं आता था? आता था, लेकिन गुस्से से ज्यादा डर था साहब, कि कहीं किसी और को भड़का उड़का दिया तो हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा ना, और ऊपर से जान माल का खतरा वो अलग। हम इसी डर में धंधा करते हैं साहब। हम क्या मर्डर के बारे में सोचेंगे? दुश्मनी 2 व्हीलर की तरह होती है यादव। अगर एक पहिया गुस्सा है तो दूसरा डर है, और इसी डर को मिटाने के लिए तूने निखिल सानप को मिटा दिया है? नहीं साहब, तो कल 6:45 बजे अपनी बाइक से निकला तो तू अपने गैंग से जाकर मिला। तूने अपनी गैंग को आगाह किया और फिर तुम सब ने मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। कौन था वो? नाम, नंबर, पता, तीनों बता मुझे। हमारा कोई गैंग वैंग नहीं है साहब। हम तो अपना मोबाइल तक अपने गले में भूल गए थे। हम क्या किसी को आगाह करते? मोबाइल गले पर छोड़ना भी साजिश का एक हिस्सा था, और ये पैंतरा ना आजकल हर दूसरा क्रिमिनल इस्तेमाल करता है ताकि उस पर शक ना उठे। शक कैसा साहब? अरे हम तो आलू की बोरियां उठाने गए थे बाबा नगर मार्केट। विसर्जन की भीड़ जबरदस्त थी, इसलिए हमें अंदर का लंबा रास्ता लेना पड़ा। और जब तक हम मार्केट पहुंचे तो पता चला रमाकांत दुकान बंद करके घर चला गया। वो गधा प्रवीण हमको लेट बताया कि आलू का स्टॉक खत्म हो गया है। अच्छा, गधा प्रवीण है, लेकिन आलू की बोरियां उठाने के लिए तू जाता है? वो दिमागी गधा है। अगर अर्जेंट नहीं होता तो उसी को भेज देते हम। और कल आलू नहीं उठाते ना साहब, तो आज सुबह बनता क्या और ग्राहकों को खिलाता क्या? और तू खाली हाथ लौटा बिना आलू के। वैसे लौटने का कौन सा रास्ता लिया था तूने? साहब, हम बाबा नगर मार्केट गए थे ना, तो शक्करपाड़ा के रास्ते से लौटे, और वो रास्ता दूर दूर तक मोनी चौक को टच भी नहीं करता है साहब। तुझे कैसे पता चला कि निखिल सानप मोरी चौक से तीर्थवाड़ी का रास्ता लेने वाला था?
ऐसे ही पता चला साहब, वो आज सुबह लोग बाग वही बोल रहे थे कि निखिल भैया को उसी रास्ते पे हमला हुआ है, तो हमने सुन लिया साहब। स्कूटर यहाँ गिरा था? नहीं, गेट के बाहर। निखिल ने जो कल रूट लिया था मोरी चौक से तीर्थवाड़ी वाला, वो सिर्फ कल लिया था गणेश विसर्जन की वजह से? हो, मतलब विसर्जन के 5वें और 7वें दिन पर भी वो उसी रूट से घर आए थे। काफी लंबा रास्ता है और सुनसान भी। जी, पर सेठवाड़ी शक्करपाड़ा के रोज वाले रूट में इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है कि घर पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो जाता था। इसीलिए शुरू से हम विसर्जन के वक्त वही रूट लेते थे। निखिल ने बेहोश होने से पहले सिर्फ राहुल कहा और 3 उंगलियों का इशारा दिखाया, और कुछ भी नहीं। सर पक्का इस राहुल यादव का इन्वॉल्वमेंट है। एक तो ये मोबाइल गले पर छोड़ कर गया, फिर ये 9 बजे वापस लौटा, और इसकी हड़बड़ाई कंडीशन। 2 लोग और साथ रहे होंगे इस राहुल यादव के, क्योंकि हिमांगी ने बताया कि निखिल ने 3 उंगलियों से इशारा किया। इस इशारे का मतलब हो सकता है कि निखिल पर 3 लोगों ने अटैक किया। सर बैग में तकरीबन 5 लाख रुपए का कैश मर्डर का मोटिव हो सकता है, या फिर 5 लाख रुपए की लूट के पीछे असली मोटिव छिपाया जा रहा है। 5 लाख रुपए की लूट काफी बड़ा बहाना लग सकता है, और मैं इस बहाने वाले एंगल से अट्रैक्ट हो रहा हूं, क्योंकि निखिल की पत्नी हिमांगी, उस पर मुझे स्ट्रॉन्ग डाउट हो रहा है। अब छोटा मोटा घाव था तो समझ में आता, पर हिमांगी 5 लाख रुपए और लैपटॉप ढूंढने निकल पड़ी। उस वक्त निखिल की हालत क्या थी हम सब जानते हैं, तो हिमांगी ने भी देखा ही हो। लेकिन उसकी हालत किसने की, कैसे की, क्यों की? क्या निखिल की पत्नी हिमांगी इस बारे में जानती थी? मैडम, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? लोग आने शुरू हो गए हैं और अभी हमारा बिजनेस मुझी को देखना है। हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस रोज होते हैं। आप जाइए। मैडम, उस राहुल यादव से कुछ पता चला आपको? नहीं, पूछताछ चल रही है। क्यों, आपको कुछ कहना है? हिमांगी ने बोला कि मेरे भाई निखिल ने राहुल ऐसे कहा बेहोश होने से पहले। क्यों, आपको हिमांगी पे डाउट है? हिमांगी पर नहीं, पर पता नहीं। पता नहीं मतलब कुछ तो पता है राजीव जी। दरअसल मैडम, वो एक और राहुल है। ये 50,000 है, 20,000 शरद के जो इसकी आई को आनंदी में ट्रांसफर करना, 15,000 अखिल के ये भी ट्रांसफर होंगे, और 15,000 सोमेश के हैं, ये मैं ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका हूँ। फिर निखिल, इस समय तेरा कमीशन क्या है? ट्रांसफर में रकम का 2% अपना कमीशन होता है, लेकिन कमीशन पूरा कैश में। हाँ, अपने जान पहचान वालों का पैसा क्रेडिट में भी ट्रांसफर करता हूँ। जैसे कि किसी ने कहा कि निखिल भाऊ ये मेरा थोड़ा सा पैसा है, ट्रांसफर कर दो, बाद में देता हूँ, तो वैसे भी ट्रांसफर करता हूँ। फिर तो लोगों को कितने दिन का क्रेडिट देता है? 30 दिन, उसके बाद 2% ब्याज शुरू। ओह, इसका मतलब यह है कि इसमें खुद का एक्स्ट्रा कैश डालना जरूरी है, मतलब खुद की इन्वेस्टमेंट है, ताकि हम लोगों को 30 दिन का क्रेडिट दे सके। वो तो अपना रिस्क है, लेकिन सिर्फ शुरू में। एक बार क्लाइंट बन गए तो पैसा रोटेशन में रहता है। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। अरे 10 साल से इस लाइन में हूँ, जो पैसा अपनी जेब से लगाया था वो तो कब का रिकवर हो गया, अब तो सिर्फ लोगों का पैसा घूम रहा है। मतलब इसी में से तेरा कमीशन निकलता है? ऐसे बैठे बैठे नहीं निकलता राहुल, बहुत बारीकी का काम है, और सबसे बड़ी लागत पक्की जुबान और भरोसे की है। कमीशन का एक एक पैसा खून पसीने की कमाई है। मैं भी खून पसीना बहाना चाहता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भी इस लाइन में आ सकूं? क्यों नहीं यार, तू तो अपना है। हमारी आई की एक ममेरी बहन है, सुशीला मौसी, सुशीला केंद्रे। ये राहुल उन्हीं का बेटा है। मतलब निखिल ने राहुल केंद्रे को अपने बिजनेस में शामिल कर लिया? हाँ, मतलब काम सीखने के वास्ते। थोड़े टाइम के बाद वो अलग हो गया, वहां से चला गया। कोई झगड़ा हो गया या अनबन? मुझे कोई आइडिया नहीं कि उनके बीच में क्या हुआ। हाँ, पर इतना मालूम है कि उसने वहां से काम छोड़ दिया और खुद का दुकान शुरू कर दिया। पर कहा है कि ज्यादा वक्त धंधा चला नहीं
तो वो दुकान भी बंद कर दिया उसने और किसी फैक्ट्री में सर्विस पकड़ ली। नंबर 2। सुशीला मौसी का घर पारसवाड़ी में है, वो सब लोग साथ में ही रहते हैं। The number you have called is currently switched off. मैडम पारसवाड़ी तो 5 मिनट दूर है, डायरेक्ट उठाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट उठाते हैं। बाबा, वो पुलिस कह रही थी कि आज शाम तक बॉडी मतलब निखिल को घर ला सकते। काकी, हाँ, ये बैंक में डिपॉजिट करने हैं, चेक्स भी। सतीश भाई से 10,000 रुपए लेने हैं, ठीक है? ये उनके गांव का पता है। तुझे मालूम है ना उनका दुकान कहाँ है? वो काकी। अच्छा। मेरी बहन वृंदा उसके घर जा रहे हैं शोक में शामिल होने। आपका बेटा राहुल कहाँ है? पता नहीं, वो सुबह से ही घर से निकला है, कुछ बताया नहीं। उसका फोन भी बंद आ रहा है। तुम राहुल की पत्नी हो? ओह, पक्का सुबह ही निकला था। कल रात को तो नहीं गया था गायब होने के लिए? क्या बोल रही है? वो रात को घर आया था, खाना खाया, सो गया, सुबह निकल गया घर से। गायब होने के लिए मतलब? गायब होने के लिए नहीं निकला होगा तो ये अच्छा होगा। हमारा निखिल भैया से कोई दुश्मनी नहीं थी, बस कभी कभार तू मैं हो जाती थी, उसके आगे कुछ नहीं साहब। और निखिल भैया की दुकान में दिन भर दर्जनों लोग आते जाते थे, उन सब का चाय नाश्ता हमारी दुकान से जाता था साहब। अरे काहे की दुश्मनी फिर साहब? कल भी तो वो चाय नाश्ता मंगवाए थे। हाँ 10 मिनट पहुंच जाओ। ठीक है राहुल, 3 प्लेट समोसे और 3 चाय भिजवा दी जल्दी, स्पेशल। 2 मिनट दीजिए बस। है परवीन? हाँ भैया। निखिल भैया का ऑर्डर है, 3 प्लेट समोसा 3 चाय जल्दी। अभी तक प्यार से बातें की हमने तेरे साथ, और प्यार से ही थोड़ा सा टाइम और देता हूं तुझे। जो भी सच सच है बता दे, उसके बाद ये सारी प्रेम कहानी खत्म, फिर एक्शन होगा। है साहब, हमको टाइम की जरूरत नहीं है साहब। साहब सुनिए, हमको प्लीज जाने दीजिए साहब। 3 प्लेट नाश्ता और 3 कप चाय, 3 कॉमन है सर। कहीं ये वही 3 तो नहीं थे? और ये भी हो सकता है कि उन 3 प्लेट नाश्तों में से एक राहुल ने खुद अपने लिए मंगाया। वो 3 उंगलियों का इशारा। क्या उन 3 हथियारों की बात कर रहा था निखिल? क्या निखिल राहुल यादव के अलावा किसी और राहुल की बात कर रहा था? सर, एक और राहुल है, राहुल केंद्रे। निखिल सानप का रिश्तेदार है और उसके साथ काम भी किया करता था। क्या निखिल इस वाले राहुल का जिक्र कर रहा था? ये राहुल केंद्रे है कहां इस वक्त? अभी उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। वृंदा, ये सब कैसे हुआ? समझते किसने दुश्मनी निकाली मेरे निखिल के? पता नहीं। राजू जी, निखिल को घर कब तक ले आएंगे? अभी थोड़ी देर में। काका, राहुल निखिल गेला रे। मैडम मैंने पता कर लिया, अभी जो आदमी अंदर आया है वही है राहुल केंद्रे। आराम से बाहर लेकर आओ उस राहुल केंद्रे को, चुपचाप गाड़ी में डालो और सीधे थाने ले आओ। अबे ओ, इतना जोर क्या दे रहा दिमाग पे? कल दोपहर की तो बात है जब तेरे राहुल सेठ ने निखिल की दुकान में 3 चाय समोसे का ऑर्डर दिया था। तू ही गया था ना तेने? हाँ साहब, याद आ गया। 3 लोग थे। हाँ। ये मैं जहाँ पर ब्लू क्रॉस कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ पर साइन कर दीजिए। तो सर ये अलग अलग साइन करना है हमें? आप लोगों के पैसे अलग अलग ट्रांसफर होने ना, तो अलग अलग साइन होंगे। निखिल भैया ने तो चाय भी नहीं पी और तीनों ने समोसे भी खाए और चाय भी पी। कौन थे वो तीनों? साहब बताया ना, हम उनको नहीं पहचानते। पहचानने का काम तू हम पे छोड़ दे, तू बस इतना बता कि वो दिखने में कैसे थे, होलिया क्या था उनका? सर हम उनका चेहरा देखे ही नहीं। समोसा दिए, चाय परोसी और हम निकल लिए। और जब
प्लेट उठाने आया तो साहब वो तीनों निकल चुके थे। निखिल भैया हमेशा की तरह अपने काम में लगे हुए थे साहब। हिमांगी, मुझे पता है ये सही वक्त नहीं है पूछने के लिए, लेकिन क्या तू बता सकती है पुलिस मेरे बेटे राहुल को क्यों ले गई है? यहाँ पे जब हम आ रहे थे तब वो पुलिस वाली मैडम आई थी। वो बोल रही थी कि राहुल गायब है। वो ऐसे कैसे बोल सकती है? उसे किसी ने पट्टी पड़ा के भेजा था क्या? आप ये गायब वायब क्या बोले जा रहे हो? फोन क्यों बंद रखा है तूने? बंद रखा नहीं है साहब, बंद हो गया है, बैटरी डाउन है। अब ये कब से जुर्म होने लगा? जुर्म तो हो गया है राहुल केंद्रे। तो हर बेवकूफ मुजरिम की तरह तूने सोचा कि तू फोन बंद कर लेगा तो हम तुझ तक पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे बिल्ली सोचती है कि दूध पीते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेगी तो दूध पीते हुए उसे कोई देख नहीं पाएगा। आपका ये दूध मलाई वाला ही ना मेरे दिमाग का दही कर रहा है। कहीं आप लोग निखिल के मर्डर में मेरा नाम तो नहीं ले रहे? नाम तो तेरा खुद निखिल ने लिया है मरने से पहले। मेरा नाम क्यों लेगा वो? क्योंकि तूने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर निखिल को जान से मार डाला। वृंदाती, शांताराम बाबू, हिमांगी, क्या आपको हमारा राहुल इतना गया गुजरा लगा? राहुल तो निखिल दादा को सगे भाई मानते थे। निखिल ने राहुल क्या कहा? क्या हमारा ही राहुल हो गया? दुनिया में कितने सारे राहुल है। सुशीला, हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम्हारा राहुल ही वो राहुल है। तो पुलिस किस हिसाब से उसे उठा के लेके गई? पूरी रात लॉकअप में एक मुजरिम की तरह रखा। दुनिया में हमारी जो बदनामी हुई है वो तक हम कभी नहीं पहुंच सकते। सर, राहुल यादव के फोन रिकॉर्ड से कुछ मिलने से रहा, क्योंकि शायद वो जानबूझकर अपना फोन काउंटर पर छोड़ के गया हो। और वो जो भी कह रहा है कि वो आलू की बोरियां लेने गया था, मोरी चौक से गुजरा ही नहीं, इन सब का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। मर्डर के वक्त उसकी मूवमेंट्स काफी शक पैदा करती हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमको निकालो यहाँ से, हम पूरी तरह बेकसूर हैं। ओ हवलदार साहब, अपने साहब को समझा दो भाई। हमारा इज्जत का तो ऐसा रगड़ा बैटिस हो गया साहब कि पूरी जिंदगी मुंह छुपाते रहना पड़ेगा साहब। इस राहुल केंद्रे का फोन रिकॉर्ड आ गया है। परसों रात इसका लोकेशन था मोरी चौक। एग्जैक्ट टाइम वही है जब निखिल पर हमला हुआ। तो किसी जगह पर होना जुर्म है क्या? जुर्म तो मोरी चौक एरिया के पास हुआ था। मोरी चौक में और भी तो चीजें होती है। जैसे कि मेरा जिगरी दोस्त अनिल वो भी तो रहता है वहां पर। उसके घर में 10 दिन का गणपति होता है, उसका विसर्जन होता है, लोग विसर्जन में शामिल होते हैं। मैं भी हुआ था। 7 बजे उसके घर पर वापस लौट कर भी आए थे। आप चाहे तो पूछिए अनिल से। वो मेरे घर आया था। हमने घर के गणपति का विसर्जन किया और लगभग 7 साढ़े 7 बजे हम मेरे घर लौटे। राहुल कितने बजे निकला तुम्हारे घर से? घर लौटने के बाद हम लोग ने चाय वाय पी ली। लगभग 8 बजे के करीब राहुल अपने घर के लिए निकल गया। निखिल से मिलने तो दिन भर लोग आते रहते थे। पर वो 3 लोग कौन थे? मैडम, मैं उस वक्त घर पे थी, मैं कैसे बता सकती हूँ वो लोग कौन थे? निखिल के फोन रिकॉर्ड्स में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप एक बार अपने दिमाग पर जोर डालकर याद कीजिए, क्या निखिल ने बेहोश होने के पहले राहुल ही कहा था? निखिल ने धीरे से ही सही, लेकिन साफ साफ बोला था राहुल। एक नहीं 2 बार, ये इशारा करने के पहले। फिर से बोलो। अब तो राहुल को छोड़ दो, उसने कुछ भी नहीं किया है। साहब, हेमांगी वहीनी ने गलत नाम सुना होगा। मेरे पति किसी का खून नहीं कर सकते, और वो भी ऐसे आदमी का जिसको वो सगे भाई मानते थे। सब अपने पूरे मोहल्ले के सामने हमारे घर की तलाशी लिए, आपको कुछ भी नहीं मिला। अब तो राहुल को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। मुझे पता है, आपको मेरा नाम राजीव भाऊ ने बताया है। अगर कोई तेरा नाम नहीं भी बताता तो भी हम तेरे तक पहुंचे जाते। तुम तीनों दोपहर को निखिल से उसकी दुकान पर मिले, चाय पी, समोसे खाए, फिर शाम को मोरी चौक के आगे उस पर अटैक कर दिया। 5 लाख रुपए लूटे, लैपटॉप लूटा। राहुल निखिल पर वार किसने किया? वो पैसे, वो लैपटॉप कहां है? साहब, मैं आपको एक बात बताऊं? बता।
साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि निखिल ने हेमांगी वहिनी को राहुल नहीं राजू बोला? राजू? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बेहोश होने से पहले निखिल ने राहुल नहीं राजू कहा हो। कौन है राजू? निखिल के बड़े भाई राजीव, जिन्हें हम सब लोग राजू भाऊ बुलाते हैं। तेरे कहने का मतलब यह है कि निखिल की पत्नी हेमांगी झूठ बोल रही है? आप खंगाली, राजू भाऊ का पास्ट खंगाली, उनका झगड़ा था प्रॉपर्टी को लेकर। सर, राहुल और राजू सुनने में कंफ्यूजन हो सकता है। वैसे यहाँ 2 राहुल हैं सर, एक राहुल यादव और दूसरा राहुल केंद्रे। हो सकता है सर कि हिमांगी ने सुनने में गलती की हो, या फिर एक राहुल यादव की दुकान उनके ऑफिस के बगल में है, तो शायद उसने दिमाग में पहले से राहुल ही गैस कर लिया हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो पत्नी खून से लथपथ अपने पति को हॉस्पिटल पहुंचाने के बजाय पैसों से भरा उसका बैग और लैपटॉप ढूंढने निकल सकती है, वो हमें कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रही है। ऐसी औरत की बात को हम कितना सीरियसली ले सकते? और शायद ये राहुल कहने वाली बात भी मनगढ़ंत हो, हमें पूरी तरह से गुमराह करने की कोई चाल हो। सर, कहीं उंगलियों का इशारा किया ही ना हो, हेमांगी ने सब कुछ खुद ही रचा हो। बाबा, राजू भाऊ को फोन करो, निखिल को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। मैं बाहर देख कर आती हूँ क्या हुआ है। हिमांगी ने निखिल से फोन करके कहा था कि वो क्राइम सीन वाले रास्ते से आए। अच्छा सुनो, सेतवारी और शक्करपाड़ा के रास्ते से बिल्कुल मत आना, वहां से भिवंडीचा राजा निकलेगा। सर, अगर हेमांगी खुद हॉस्पिटल ले जाती तो निखिल के बचने के चांसेस थे, लेकिन उसने किया क्या? शांताराम जी से कहकर अपने जेठ राजीव सानप को बुलवाया। खुद भी फोन कर सकती थी, लेकिन इन सब में देर हो गई और निखिल की कंडीशन बदतर हो गई। मुझे लगता है स्क्रिप्ट के अनुसार निखिल को क्राइम सीन पर ही दम तोड़ देना, और ये जो चमत्कार हुआ, मेरा मतलब निखिल का स्कूटर चलाकर अपने घर तक पहुंचना, ये आउट ऑफ स्क्रिप्ट, जिसकी वजह से सारा प्लान उथल-पुथल हो गया। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं, लेकिन हमारे ऑफिस से लगकर एक चाय नाश्ते की दुकान है, उसका मालिक यूपी बिहार साइड का है, उसका नाम राहुल है। राहुल यादव की तरफ हमें हेमांगी ने भेजा और राहुल केंद्र की तरफ राजीव सानप ने। हिमांगी ने हमें 3 लोगों के बारे में बताया सर, ये कहते हुए कि निखिल ने 3 का इशारा किया था। घर के किसी भी सदस्य ने ना देखा ना सुना, नो प्रूफ। मुझे लगता है झूठ का चक्रव्यूह रचा गया है, लेकिन इसमें एक बात सच है कि निखिल सानप का मर्डर हुआ है और उसका पैसों का बैग और लैपटॉप दोनों लूटे। हे प्रतीक, सतुला कॉलेज ला ड्रॉप कर दो। नहीं पापा, मैं अपने दोस्तों के साथ चला जाऊंगा। ओके बाय। आई बाबा के घर कुछ दिन रहने जाए क्या? वैसे आज जाते जाते मैं उन्हें मिल के जाने ही वाला था। ये भी ठीक रहेगा। हाँ राजू भाऊ बोला। हाँ हेमांगी, क्या चल रहा है? बस मैं शाम को आके मिलता हूँ तुम्हें। ठीक है। देखो, राजीव सानप, हेमांगी सानप दोनों के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। स्मिता, अपने खबरियों को काम पर लगा दो। सर, मैं उनकी टच में हूँ। राहुल केंद्रे ने प्रॉपर्टी का मामला बताया था, लेकिन इसके अलावा यहां मामला कुछ और भी है। राहुल यादव, राहुल केंद्रे दोनों को कोर्ट में हाजिर कर कस्टडी एक्सटेंड करवाओ। जब तक किसी को भी पूरी की पूरी क्लीन चिट नहीं मिल जाती, कोई भी हमारे शक के दायरे से बाहर नहीं है। दो राहुल 3 उंगलियां। वो कहते हैं ना कि जब किसी के ऊपर एक उंगली उठाओ तो बाकी की 3 उंगलियां उठाने वाले की ओर इशारा करती है। इस केस में हिमांगी 3 उंगलियों का इशारा कर रही है, ये कहते हुए कि निखिल ने ऐसा इशारा किया था। यह भी हो सकता है कि राहुल केंद्रे ने जो उंगली राजीव सानप की तरफ उठाई, उस वक्त तीनों उंगलियां खुद राहुल केंद्रे की तरफ थी। सस्पिशन उस पर तगड़ा था क्योंकि क्राइम के दौरान वो क्राइम लोकेशन के आसपास ही था। यह केस एक ऐसे चौराहे पर आकर खड़ा हो गया था जहां 4 प्राइम सस्पेक्ट थे, राहुल यादव, राहुल केंद्रे, हेमांगी सानप, राजीव सानप। लेकिन इन चारों के खिलाफ हमारे पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था। शक की सुई चारों पर बराबर घूम रही थी। पर आखिरकार हमने शक की सुई का इशारा पकड़ ही लिया। कैसे? दरअसल वो इशारा हमें खुद निखिल सानप ने ही दिया था। निखिल सानप को गणेश विसर्जन के दिन 3 लोग मिलने आए थे।
मरने के पहले निखिल सानप 3 उंगलियों का इशारा कर गया। ये 3 लोग वही हो सकते हैं जिन्होंने उसे मार डाला। अगर ये तीनों किराए के हत्यारे हैं तो इन्हें ढूंढ निकालना मुश्किल नहीं है। लग जाता हूँ निखिल सानप के ऑफिस के बाहर और बाकी जगह। हिमांगी और राजीव सानप के एरिया में फैल जा, एक एक से पूछताछ करो, कुरे दो। ठीक है मैडम, समझ लो। अरे कमाल है, इस सब के बीच में ये मसला कहां से उठाया आप लोगों ने? तुम्हारे सगे छोटे भाई निखिल सानप का मर्डर हुआ है, वो भी एक सोची समझी साजिश के तहत। मसला तो उठेगा, बस हमें हमारे सवालों के जवाब चाहिए। हे बघा, आमचे बाबा गरम दिमाग वाले हैं, म्हणजे अभी उतना नहीं, पर पहले एकदम परशुराम वाला गुस्सा था। तो एक बार ऐसे ही गुस्से का दौरा गिरा और उन्होंने ले लिया वो फैसला। तुम्हारे घर से हमारा थाना 20 मिनट की दूरी पर है और आज कोई विसर्जन भी नहीं। तुरंत हमारे थाने पहुंचो। हो, अगर ये उस राहुल केंद्रे की ही चुगली है, उसने पुलिस के दिमाग में जहर भर दिया होगा। तुम दोनों ये गंगा जमुना बहाना बंद कर दो। मैंने कहा ना कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये उन लोगों की चाल है मुझे फंसाने की। वो पुलिस वाली मैडम बोल रही थी कि जिस एरिया में निखिल दादा का कत्ल हुआ उस शाम आप वही थे। वहां पर आधी भिवंडी थी विसर्जन में डांस करती हुई, तो वो सारे लोग शामिल थे क्या इस मर्डर में? तो हिमांगी ने ऐसा क्यों बोला कि निखिल ने तेरा नाम लिया था? हे बगाई, एक तो हेमांगी वहीनी ऐसा बोल रही है कि निखिल ने ऐसा बोला वैसा बोला, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि हेमांगी वहीनी ये सब खुद से बोल रही है, वो भी राजू भाऊ के कहने पर। इन लोगों की ना मुझे फंसाने की चाल है ये सब। हे बगा, जो है वो सच सच बोल देना। अगर मैं और कुछ क्यों बोलूंगा? आई, मैं चलता हूँ। सांभाळून जा। हो। वहां तो चाय दे, और एक यहाँ चाय लगा। निखिल ने क्या कहा, उसने कितनी उंगलियां दिखाई, ये मुझे कैसे पता होगा? सर मैं तो वहां पर था भी नहीं, मैं अपने घर पर था। तुम अपने बाबा के साथ उनके घर में क्यों नहीं रहते? मुद्दे पर सीधे आइए ना। मुझे मेरे बाबा के जमीन जायदाद का 1 तिनका क्यों नहीं मिला, यही सवाल करना है ना आपको। हमारा असली सवाल यह है राजीव सानप कि निखिल को किसने मारा और क्यों। सारे सवाल इसी एक जवाब की तलाश में। तुम्हें सानप परिवार के ना घर में जगह मिली और ना ही पुश्तैनी जायदाद दी, क्यों? वो जो निखिल भैया की पत्नी है ना, वो बहुत आया करती थी दुकान पे। क्या कोई और भी थी जो यहाँ पे आती थी? वो सब तुमको नहीं मालूम। तुझे नहीं पता तो किसे पता है? अगर किसी को पता होगा तो वो है प्रवीण। काहे कि राहुल सेठ के अलावा प्रवीण ही गले बैठता था। राजू के बारे में सवाल क्यों पूछ रही है? उसका हाथ है क्या इसमें? क्या उसका हाथ हो सकता है शांताराम जी? वैसे आपने अपनी जायदाद में से उसे कुछ भी नहीं दिया, न गांव में न यहाँ, और निखिल को सब कुछ मिला। राजू भाऊ है ना, वो शांताराम जी के बड़े बेटे, मजबूत पीता था, एकदम शराबी। हमारा वॉचमैन है ना, वो बोल रहा था कि हर रात को उसको गेट से फ्लैट तक कंधा देना पड़ता है। तो तुम्हारे बाबा की दुश्मनी शराब से थी। उन्हें डर था कि तुम पूरी जायदाद को शराब की बोतल में उतार दोगे। हो, पर शराब का नशा तो छुड़ाया भी जा सकता था। प्रॉपर्टी तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चों के नाम पर की जा सकती थी। हाँ, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। तुम लड़े नहीं निखिल से? लड़ा ना, निखिल से, आई से, बाबा से, पर सर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। वो हमारे सुनता कहाँ था, शराब उसे पी गई थी। तो मेरा बेटा निखिल उम्र में उससे छोटा था, लेकिन कितने मेहनत से उसने अपना बिजनेस शुरू किया था। निखिल ने सिर्फ बिजनेस आगे नहीं बढ़ाया था, बल्कि हम बूढ़े माँ बाप और इस घर को संभाला था। राजू वो खुद को नहीं संभाल पाता था। आई, तुझे लगता है बाबा जो कर रहे हैं वो ठीक है? और तू जो अपनी जिंदगी के साथ कर रहा है ये बरोबर है? अरे मत, चांस दो मुझे। क्यों बाबा, सेकंड चांस द्या मला। मैं निराश नहीं करूंगा किसी को, आई शपथ। चांस स्कूल के बच्चों को दिया जाता है, और तेरा खुद का बच्चा 11वीं में पढ़ रहा है। 11 साल से तू सुधरने की बात कर रहा है। ना तू सुधरेगा, ना तू शराब छोड़ेगा। वो आई, शराब छोड़ दूंगा मैं, संभालूंगा मैं अपने आप को। तेरे से खुद की नौकरी संभलती नहीं है,
तेरा घर हम संभालते हैं, तेरे घर का ईएमआई निखिल भरता है। पता है मुझे, हर बार बताने की जरूरत नहीं है, और मैं उसका हिसाब चुकता कर दूंगा अपने हिस्से से। मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मेरा भी हक है उस जमीन पर। बस बगैर जिम्मेदारी निभाए हक की बात करता है। ये कोई पुश्तैनी जमीन नहीं है, मैंने खड़ी की है और मेरी मर्जी उसको दूंगा, किसी को भी। दे दो अपने लाडले को। निखिल निखिल निखिल, उसी से प्यार किया ना आई जिंदगी भर, मैं तो कुछ भी नहीं। अरे आमच्यासाठी तुम दोनों बराबर हो। हे वृंदा, तुझ्यासाठी असतील दोन्ही बराबर, मेरे लिए नहीं। बग बग, निखिल के रगों में हमारा खून तोड़ रहा है और इसके रगों में शराब। एक जिम्मेदारी निभाता है और दूसरा जिम्मेदारी डुबाता है। निखिल निखिल निखिल, पक गया था मैं उसके नाम का और उसकी अच्छाइयों का भजन सुन सुनकर, लेकिन वो मेरे साथ अच्छा नहीं था। उसने भी मेरे साथ नाइंसाफी की। दादा, मैंने बाबा को थोड़ी ना बोला ये फैसला करने के लिए। पर तू फैसला बदलने के लिए तो बोल सकता है ना। क्या है, ज्यादती हो रही है मेरे साथ। सबसे ज्यादा ज्यादती आप खुद कर रहे हैं अपने साथ। ए, तू ये लेक्चर वेक्चर मत दे। हाँ, कर लगा, मुद्दे पे आ। तू बाबा के साथ मेरे लिए बात करने वाला है कि नहीं? मैंने आज तक बाबा से उनकी जायदाद के बारे में कोई बात नहीं की है। हाँ, उन्होंने मुझे अपने साथ रहने को कहा तो मैं रह रहा हूं, लेकिन मैंने अपना पूरा बिजनेस अपने बलबूते पर खड़ा किया है। तू बाबा के साथ मेरे लिए बात करेगा कि नहीं, ये बता। उनकी जमीन है, उनका हक है, जिसको चाहे देंगे। मतलब तू मेरे लिए बात नहीं करेगा? बाबा मुझसे कह रहे हैं आपसे बात करने के लिए। प्रतिभा वैनी रोज फोन करके आई के सामने रोती है आपकी शराब की लत को लेकर। अरे प्रतीक का तो सोचिए दादा, बच्चा है लेकिन सब देख रहा है, समझ रहा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, आपने कभी सोचा है? वाह 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 वाह, तू संत के रूप में सांप है। मेरा साइड लेने के बजाय तू चुपचाप उनकी नजरों में मुझे बुरा बनाते जा रहा है, ताकि बाबा अपना फैसला कभी नहीं बदले। आप बदल जाइए, शायद फैसला भी बदल जाए। मैं बदल गया, मैंने दारू छोड़ दी। 2 साल हो गए, एक बूंद नहीं। लेकिन तुम्हारे बाबा का फैसला नहीं बदला, चत्ती भर भी नहीं। निखिल को मैंने मरवाया, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? गुस्से के मारे, जलन के कारण? कोई और कारण है? सर, होने को बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर सिर्फ एक कारण की वजह से आपके सारे कारण झूठे साबित होंगे, और वो ये है कि निखिल मेरा छोटा भाई था। हमारे बीच में जो गुस्सा था, जितनी जलन थी, उस सबको मिलाकर जितना बनता है ना सर, उससे दुगना प्यार था। तुम लोगों के इस प्यार के बारे में ना तो किसी ने हमसे कुछ कहा और ना ही हमने सुना। सर, हेमांगी ने कहा कि निखिल ने राहुल बोला और 3 उंगलियों से इशारा किया, वो भी किसी ने देखा नहीं ना सुना, आपने मान लिया। उसने राहुल यादव का नाम लिया, ये हमने माना नहीं, सुना। तुमने राहुल केंद्रे का नाम लिया, ये भी हमने माना नहीं, सुना है। सर, राहुल केंद्रे का नाम लेने के पीछे मेरे पास ठोस कारण था। वो वहां काम करता था और अचानक वहां से चला गया। राजीव, अब तो तुमने शराब भी छोड़ दी, तो निखिल के रास्ते से हट जाने से तुम्हारे बाबा का फैसला तुम्हारी तरफ होने का तगड़ा चांस है। ये जो मनगढ़ंत कहानी बुन रहे हैं ना मुझे फंसाने के लिए, वो पूरी तरह से फालतू है सर। आपको मैं गारंटी देता हूं, मेरे खिलाफ आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, पर इतना जरूर होगा कि जिसने भी ये साजिश की है ना, वो पक्का आपके हाथ से निकल जाएगा सर। नाम तो बताओ, कौन है वो? राजू। निखिल ने राहुल की जगह राजू तो नहीं कहा था? मैडम, हमने पहले ही कहा था कि हमने ठीक से कुछ देखा ही नहीं था। निखिल खून से लथपथ घर में आया और उसे इस हालत में देख के हम चौंक से गए थे। अब उसने क्या कहा, क्या इशारा किया, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया था ना। आपको किसने कहा कि उसने राजू कहा? मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी वृंदा जी। सर, ये हेमांगी सानप राजीव सानप के छोटे भाई की पत्नी है। दोनों एक ही परिवार के हैं और दोनों के बीच रेगुलर से कॉल्स हुए हैं। इनके बाकी के फोन कॉल्स कुछ मिला उसमें? बाकी दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स में कान खड़े कर देने वाली कोई बात दिख नहीं रही है। सारे कॉल्स काम से ही रिलेटेड है। सर, खबरी फील्ड पर हैं, पर उन 3 लोगों के बारे में कोई डिटेल्स नहीं मिली हैं जो उस दोपहर को निखिल से मिले थे। हेमांगी,
उस रात निखिल ने राहुल कहा था कि राजू आई, ये सब आपसे किसने कहा? बोला ना। मुझे एक बात खाए जा रही है। क्या? निखिल भाऊ इतनी बुरी तरह से घायल हुए थे, बहुत खून बह गया था, वो बेहोश भी हो गए थे, पर हेमांगी वो बैग और लैपटॉप के पीछे भागी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हेमांगी जी, शक कई लोगों पर है, हमें लिस्ट बहुत लंबी है हमारी। और इस लिस्ट में सबसे टॉप पे मेरा नाम है ना? ठीक है, मैं कबूल करती हूं कि मैंने आप लोगों से झूठ पे झूठ बोला। निखिल ने राहुल का नहीं, राजू का नाम लिया था, जो भाऊजी के घर का नाम है। राहुल यादव का नाम मैंने आप लोगों को गुमराह करने के लिए लिया था, और निखिल के मर्डर में मेरा हाथ है, इसलिए मैं उसको मरता छोड़कर बैग और लैपटॉप लेने के लिए निकल गई थी। खुश? मिल गया सच आपको? अब बताइए क्या करना है। पहले आप बताइए किसमें ड्रामा कितना है और हकीकत कितनी है? सर, हकीकत यह है कि मैं अपने पति की सिर्फ पत्नी ही नहीं, बिजनेस पार्टनर भी थी। हर एक क्लाइंट, हर एक ट्रांजैक्शन की मुझे भी उतनी ही खबर रहती थी जितनी कि निखिल को। सिर्फ इसलिए मैं चली गई थी क्योंकि गुम हुए पैसे हमारे नहीं, क्लाइंट्स के थे। उनकी जान बसी होती उन पैसों में। आपके पति की जान जा रही थी हेमांगी जी। मैं कैसे आपको समझाऊं कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी जान चली जाएगी। हाँ, मुझे मालूम था कि चोट गहरी है, पर मुझे लगा बाबा और भाऊजी हॉस्पिटल मैनेज कर लेंगे। लेकिन उस दिन, उस वक्त वो पैसे नहीं मिलते, वो बैग और लैपटॉप नहीं मिलता, तो अगले दिन टेंशन डबल हो जाती। सिर्फ इसलिए मैं तुरंत निकल गई। ये बात हजम नहीं हो रही। तो हाजमे की गोली खा लीजिए सर, और मेरे सामने सबूत रखिए कि मैं अपने पति का मर्डर क्यों करवाना चाहूंगी। मेरे पति, जो मेरे आखिरी दम तक मेरे पति रहेंगे। रही बात राहुल की, मुझे नहीं मालूम निखिल ने राहुल का नाम क्यों लिया, पर अस्पताल में जब आपने मुझसे पूछा तो मेरी जहन में राहुल यादव का नाम आया, सो मैंने बोल दिया। लेकिन आपने राहुल केंद्रे का नाम नहीं बोला। अरे मैं सोच ही नहीं सकती थी कि राहुल केंद्र निखिल के साथ ऐसा कुछ करेगा। और रही बात ये राजू वाली कि निखिल ने राहुल कहा या राजू, मुझे नहीं मालूम आपके कान किसने भरे, लेकिन मेरे कान कच्चे नहीं हैं। निखिल ने राहुल ही बोला था। अब ये राहुल केंद्रे है या राहुल यादव है, ये मैं नहीं जानती, लेकिन अगर आपको लगता है कि राहुल का नाम मैंने भाऊजी को बचाने के लिए लिया है और मेरे और भाऊजी के बीच में कुछ चल रहा है और इसके चलते हमने ये घिनौनी हरकत की है, तो माफ कीजिएगा, बहुत वक्त है आपके पास जाया करने के लिए। और शायद आप लोग असली कातलों को पकड़ना ही नहीं चाहते और हम सबको बकरा बना रहे। और कुछ हेमांगी जी? और कुछ तो बचा ही नहीं सर, बस आप असली कातिलों को पकड़ लीजिए ताकि ये ना जानने का जो टॉर्चर है वो खत्म हो, बेवजह की शक बंद हो। अब तेरे पास केवल एक ही चारा है राहुल यादव। अपने 2 साथीदारों का नाम बता दे, पैसा और लैपटॉप कहाँ है वो बता दे, और ये बता निखिल सानप को मारने का असली कारण क्या था? कोई कारण ही नहीं है मेरे पास, ना असली ना नकली। आप मेरे दोस्त अनिल से क्वेश्चन ही कर चुके हैं। उसने आपको बताया कि हम कहां थे, क्या कर रहे थे, फिर बार बार ये सवाल क्यों? आखिर आप चाहते क्या है? राहुल तीसरे का नाम बोल। बहुत हो गया साहब, पहले आप 2 हफ्तों से मुझे यहां पर सड़ा रहे हैं। मैं आपको लास्ट टाइम बोल रहा हूं, निखिल को मैंने नहीं मारा है। जब अपने ही लोग पीठ में छुरा भोंकने वाले तो बाहर के दुश्मनों की क्या जरूरत है? हेमांगी बहनी, ये सब ना आपका किया करा है, समझ लेना। हम लोगों को बुद्धू मत समझना। सबको ये बात पता है कि निखिल दादा को आपने मरवा कर मेरे पति को फंसाने का प्लान किया है। मधु, ये क्या बोल रही है तू? मैं पहले बता चुकी हूं, मैंने पुलिस को सिर्फ इतना बोला था कि निखिल ने राहुल बोला है, ये कभी नहीं बोला था कि आप लोग राहुल केंद्रेला पकड़ा। तुम्हारे राहुल को फंसाकर क्या मिलेगा हमें? तुम्हें क्या मिलेगा तुम ही बताओ ना। ये सब तुम लोगों का क्या कराया है? मेरा बेटा सच कह रहा था, निखिल ने राहुल नहीं राजू कहा होगा, और राजू कौन है ये तुम लोग अच्छे से जानते हो। ये बात राहुल ने कही थी पुलिस को? राहुल ने सच बोला ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि राजू भाऊ को बचाने के लिए अब एक नहीं 2 राहुल के नाम बता रहे हो? क्या चला तुम दोनों के बीच में? मधु बस,
सुशीला लगाम दे अपनी बहू को। ओ मावशी, तुम्हाला ना मी लिहून देते, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो गंद मची है, इसलिए निखिल दादा को रास्ते से हटा दिया। सर, हिमांगी ने निखिल से कंफर्म तो किया था कि वो इसी रूट से घर जाएगा या नहीं, और हमलावर घात लगाकर बैठे। अभी के लिए हम हमारे सारे एंगल एक साइड करते हैं। विसर्जन के 10वें दिन के पहले, विसर्जन के 7वें और 5वें दिन निखिल ने यही रूट लिया था घर पहुंचने के लिए। ऐसा हिमांगी का कहना है। विसर्जन के 5वें और 7वें दिन पर भी वो उसी रूट से घर आए थे। अभी के लिए हिमांगी और राजीव के एंगल को एक साइड पार्क कर समझो ये अटैक किसी अज्ञात गैंग ने किया हो। अभी रैंडम अटैक नहीं हो सकता। ए, इस गैंग को पहले से मालूम था कि निखिल के पास इतना हार्ड कैश है। बी, गैंग ने निखिल के मूवमेंट की बारीकी से स्टडी की थी, शायद विसर्जन के 7वें और 5वें दिन। 3 लोग कत्ल की दोपहर को ऑफिस आए जरूर थे। निखिल के ऑफिस में चाय और नाश्ता किया था। रिज्यूमी, ये वही 3 थे। अब पॉइंट सी ये है कि ये तीनों हत्यारे निखिल के साथ पहले से परिचित थे। आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए ऐसा कुछ खास है नहीं सर, क्योंकि हम लोग अभी तक इन तीनों की आइडेंटिटी को भी ट्रेस नहीं कर पाए। 3 प्लेट समोसे और 3 चाय भिजवा दे जल्दी। 3 प्लेट समोसा, 3 चाय, सब कुछ स्पेशल। निखिल के रूट की स्टडी की शुरुआत यहीं से की गई होगी। शाम के इसी वक्त उसका क्लोजिंग टाइम होता था। शायद वो तीनों पहले से मोरी चौक पे मौजूद नहीं होंगे, यहीं से पीछा करते हुए गए होंगे। चलो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि हिमांगी जो कह रही है सही कह रही है कि निखिल ने राहुल कहा और 3 उंगलियां उठाई, तो क्या राहुल यादव ने निखिल पर अटैक किया? पॉसिबल है सर। निखिल ने राहुल यादव को अटैकर्स में पहचान लिया होगा। या फिर ये राहुल अटैकर्स में नहीं था पर उनके साथ कनेक्टेड था। मतलब सर, उसने 3 हमलावरों को इस चाय नाश्ते की दुकान में देखा हो जो राहुल यादव की है। या शायद वो तीनों राहुल यादव की दुकान में काम करते होंगे। होते हैं ऐसे रेयर केसेस जहां महीनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी एविडेंस का एक कतरा भी हाथ नहीं लगता। सर, ये जो 2+2 करते हुए आपने जो एंगल सोचा था कि 3 लोग राहुल के रेस्टोरेंट में बैठे रहे होंगे, निखिल की मूवमेंट स्टडी की होगी, उसे फॉलो किया होगा, ये एक सेंसिबल एंगल मालूम पड़ता है। 1-2 ट्रायल भी किए होंगे और फिर गणपति विसर्जन के 10वें दिन स्ट्राइक कर दिया। उस दिन शोर भी काफी रहा होगा और इससे अटैकर्स की और हेल्प हुई होगी। अटैकर्स ने पैसे और लैपटॉप छीन लिया था। अब या तो वो पैसों के पीछे थे और लैपटॉप बोनस था, या फिर वो लैपटॉप के पीछे थे और पैसे बोनस थे। उस वक्त तक हम मास्टरमाइंड तक पहुंच नहीं पा रहे थे, इसलिए हम उन हत्यारों के पीछे लग गए जो हमें उस मास्टरमाइंड तक पहुंचा सके। एक फोन का तो इतना मुश्किल से जुगाड़ हुआ है, 2 फोन का औकात कहाँ है साहब? उस शाम निखिल को ऑफिस से जाते देखा था तूने? हाँ देखे थे ना साहब, आपको बताए भी थे। तो फिर तूने उसके पीछे अपने 3 आदमी भेज दिए? हमने किसी को नहीं भेजा निखिल भैया के पीछे। और आप हमसे ऐसा काहे पूछ रहे हैं? प्रवीण के पिछले 1 महीने के एक कॉल को स्कैन करो। जरा सा भी शक हो तो उसे फॉलो करो। किसी से बात करनी पड़े, किसी को उठाना पड़े, सीधे ले आओ मेरे पास। सब छटा हुआ सुपारी वाला होता तो ठोक देता, या फिर तलवारी और रामपुरी से काम कर देता। ये लकड़ी से वार और फिर वो निखिल का बचना। प्रोफेशनल लोग नहीं हो सकते। नौसिखिए हो सकते हैं, या फिर कोई सुपारी वाला भी हो सकता है जिसने ये दिखाने की कोशिश की हो कि ये सुपारी नहीं थी। साहब, मुझे तो लगता है घर की मुर्गी घर ही पर हलाल की गई। अटैकर जरूर थे, लेकिन सर हमें अभी तक ये नहीं पता कि उनका कोई मास्टरमाइंड था भी या नहीं। राजीव सानप का एंगल सबसे मुमकिन लगता है, पर कोई ब्रेक थ्रू नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि सारे एंगल एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, कोई बाहर को पॉइंट ही नहीं कर रहा है, तो फिर कोई रास्ता ही नहीं बन रहा है। लेकिन अटैक तो हुआ है सर, और इस तरह के अटैक में आपस में फोन कम्युनिकेशन तो जरूर हुआ होगा। एक रास्ता है सर, थोड़ा मुश्किलात भरा है, लंबा है। इस वक्त एक पगडंडी, एक खुली खिड़की, छत में एक छोटा सा छेद भी मोर देन वेलकम है देशमुख। बोला, क्या रास्ता सोच रहे हो? सर, मर्डर वाले दिन का उस सारे रूट का डम डेटा निकलवाते हैं। सुरबाड़ा नाका, जहां निखिल का ऑफिस है, वहां से लेकर मोरी चौक और तीर्थवाड़ी वाला रास्ता जहां निखिल पर अटैक हुआ। 10वें दिन का विसर्जन, हजारों लोगों के फोन ऑन रहे होंगे उस इलाके में, फिर भी कोशिश तो की जा सकती है। लग जाते हैं।
स्मिता, छत में छेद हुआ है, एक सिंगल मैचिंग मिली है शायद। सर, 7:16 पे सुरबाड नाके से फोन किया गया था। सर 444567984, इसकी लोकेशन सुरबाड नाका की है जहां निखिल सानप का ऑफिस है। 444 567 567 984। 984। सर 444567984 इसी नंबर से 444989098 पे 7:16 को कॉल किया गया सर, जो कि मोरी चौक में मौजूद था। 444989098 098। 7:16। इस नंबर की लोकेशन 7:28 पर सुरबाड़ नाका से निकलकर मोरी चौक पहुंचती है और इस नंबर से मिलती है। सर निखिल के इंस्ट्रूमेंट लोकेशन ट्रैकिंग के लॉग में उसकी लोकेशन 7:23 पर मोरी चौक पर थी। मतलब यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अटैकर का यह नंबर निखिल के मोरी चौक पहुंचने के 5 मिनट बाद पहुंचा होगा, जहां पर यह नंबर पहले से मौजूद था। सर ट्रैकिंग चार्ट शो करता है कि ये तीनों नंबर, निखिल का नंबर और ये दोनों अज्ञात नंबर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मोरी चौक से तीर्थवाड़ी की तरफ। मोरी चौक इलाके में उस वक्त 2103 सिम कार्ड एक्टिव थे और उसमें से इस वक्त हमारे पास ये 2 हैं जो हमारे रडार पर है। सर इन दोनों नंबर की डिटेल्स की रिक्वेस्ट डाल दी गई है। सुरबाड़ नाका पर जो ये नंबर था 444567984, ये किसी अमोल खेड़ेकर के नाम पर है। और मोरी चौक पर जो नंबर था 444989098, ये किसी तुषार पालवे के नाम पर है। अमोल खेड़ेकर वाला नंबर 7:28 पर तुषार पालवे वाले नंबर को ज्वाइन करता है। सर ये दोनों आपस में रेगुलरली टच में रहे हैं, इसके सबूत इनके कॉल रिकॉर्ड्स में मिलते हैं। और ये किसी राकेश निगम के कॉल रिकॉर्ड से सर। राकेश निगम, तीसरी उंगली हो सकता है सर, ये रेगुलरली तुषार के कॉल रिकॉर्ड्स में दिखता है। और सर यही नंबर 444521322 अमोल के कॉल रिकॉर्ड्स में भी फ्लैश होता है। इसका मतलब दोनों के बीच में कॉमन है। 444521322 अमोल खेड़ेकर, तुषार पालवे और राकेश निगम, इन तीनों का एड्रेस भी है हमारे पास और फर्जी भी नहीं है। इन तीनों नंबर्स की एक एक डिटेल निकालो और इन तीनों नंबर्स को हिमांगी, राजीव और दोनों राहुल, प्रवीण, इनके नंबर्स के साथ स्कैनिंग करते हैं और ऑफ कोर्स निखिल के नंबर के साथ। और अगर जरूरत पड़े तो पूरे 1 साल की डिटेल्स निकालो। महादेव जी, ये जो फ्लैट है ना आपका, एकदम ड्रीम फ्लैट है, आपको देखते ही पसंद आ जाएगा। आइए। देख मधु, पहले ही मेरा दिमाग सटका हुआ है, अब तू भी मुझ पे शक करेगी ना तो मेरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। हमारे कंट्रोल का भी तो सोचो, हम पे क्या बीत रही है। राहुल, पुलिस वाले आपको क्यों छोड़ नहीं देते? देख, मेरे जले पे ना तू चाट मसाला मत छिड़क। अब यही दिन बाकी रह गया था कि अपने ही घर वाले मुझ पे शक करेंगे। आपको हमारे रूल्स पता है ना, ठीक है? जहां पे क्रॉस किया वहां पे साइन कर दीजिए। सर, हिमांगी, राजीव, राहुल यादव, राहुल केंद्रे या प्रवीण, इनमें से किसी के भी रिकॉर्ड्स में अमोल खेड़ेकर, तुषार पालवे या राकेश निगम, इनमें से किसी के भी साथ कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है। और इन तीनों की बैकग्राउंड रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। जी सर। चलो इन तीनों की पूरी डिटेल रिपोर्ट आने देते हैं, फिर देखते हैं निखिल सानप मर्डर केस में इन तीनों का क्या कनेक्शन बनता है या फिर नहीं बनता है। सब नंबर 1 कनेक्शन अमोल खेड़ेकर, डीटीपी की दुकान में काम करता है। सब नंबर 2 कनेक्शन राकेश निगम, स्टेट एजेंट के पास काम करता है, लोगों को घर वर दिखाता है। लेकिन ये राकेश निगम तो तीसरा है ना, बीच का दूसरा कहाँ गया? तुषार पालवे। ये तुषार पालवे ही आपकी केस क्लोज करेगा सर जी, यही मेन मुद्दा है आपका। हिस्ट्री शीटर है, डोंबिवली की रायपाड़ा में इसने धूम मचा के रखी है। हिस्ट्री शीटर? डोंबिवली थाने में हिस्ट्री है इसकी। बड़े साहब, आप उनको एक पंटर बोला, हाल ही में ये तुषार बहुत शाइनिंग मार रहा है। शाइनिंग म्हणजे? जब किसी की जेब भरी हो वो शाइनिंग मारता है, दिखावा। ये तुषार क्या दिखावा कर रहा है? उसके बेटे का नाम सनी है,
तो उसने है ना सनी के नाम का स्टिकर बनवाकर अपनी नई बाइक पर चिपका दिया। कब खरीदा उसने ये बाइक? एक 20 दिन हो गए होंगे। 20 दिन पहले मतलब निखिल पर जब ये हमला हुआ लगभग उसके एक हफ्ते बाद। साहब ये आपकी तीसरी उंगली, राकेश निकल। इसके पास भी नया बाइक आया है, चकाचक बाइक, और वो भी सेम टाइम पे। ये अमोल खेड़ेकर ने भी नया बाइक खरीदा है क्या? नहीं, और ना ही उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा खर्चा सामने आया। लेकिन वो हिस्ट्री वाला है ना, तुषार पालवे। हाँ वही, उसके ऊपर तो बहुत कर्जा था, लेकिन उसने एक ही शॉट में पूरा कर्जा चुकता कर दिया। पूरा? हाँ। क्या प्रॉब्लम क्या है तेरे को? मतलब वो राकेश पालवे के बारे में कुछ ज्यादा ही पूछ रहा है तू, क्या हुआ? नहीं वो आपने उसको लोन दिलवाया था ना, तो मेरे को भी मांगता है लोन तेरे को? हाँ। उसने सोना रखा था, तू क्या रखेगा? क्या है क्या तेरे पास? मिलिंद भाऊ, सोना होना नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर ऐसे ही मिल सकता है तो मतलब भरोसे पे। भरोसा रद्दी के भाव में भी नहीं बिकता आजकल। और जिस कंपनी से मैंने तुषार को लोन दिलवाया ना, वो सोने के अलावा कुछ लेते भी नहीं है भाई। सोना दे दो, रोकड़ा लेके जाओ, रोकड़ा लेके आओ, सोना छुड़ा के लेके जाओ। मतलब तुषार ने पूरा पैसा लौटा कर सोना वापस ले लिया? कुछ 15 दिन हुआ होगा। सब पैसा एक फटके में चुकाया, सोना छुड़ा के लेके गया वो। तुषार पालवे, राकेश निकम नई बाइक्स खरीदते हैं। तुषार पालवे इस लूट का हिस्ट्री शीटर, अपना लोन चुकता करता है और अपना सोना छुड़वाता है। और ये सब हुआ निखिल पर अटैक करने के बाद, उससे 5 लाख रुपए लूटने के बाद। निखिल ने भी 3 उंगलियों का इशारा किया। इन तीनों को उठवाने का करेक्ट टाइम है अभी। साहब, अरे साहब चार्ज तरी सांगा ना साहब। बाइक तबे मेले पाटिल। अरे बाइक अभी क्या किया तूने तुषार? अरे कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं होगा साहब। अरे साहब बाइक तो मेरी अपनी है, मैंने खुद खरीदी है रोकड़े देकर साहब। रोकड़ा आया कहां से तेरे पास? तालवे से अंदर। अरे साहब मेरी बात तो सुनो साहब। मैडम कुछ तो बोलिए, क्या हुआ? कहाँ ले जा रही है आप? तुझसे अकेले में बात करनी है राकेश ने कहा। क्या बात है? 5 लाख की। 5 लाख? सब कसले 5 लाख, मेरे पास कुछ भी नहीं है साहब। अरे पूरा 5 नहीं तो कुछ तो आया होगा तेरे पास। चल बैठ अंदर। देखो भाई लोग, टेंशन नहीं लेने का, हम लोग सेफ हैं। हम तक पुलिस इस जन्म में तो आने से रही, तो नॉर्मल रहने का। विक्टिम निखिल सानप ने 3 उंगलियों का इशारा किया था। 3 उंगलियां इन्हीं तीनों को रिप्रेजेंट कर रही थी शायद। पर राहुल का क्या? विक्टिम ने 3 उंगलियों का इशारा करने से पहले राहुल भी तो बोला था। वो कनेक्शन मिसिंग था। बिल्कुल मिसिंग था। पर हम हमारी बेसिक थ्योरी पर वापस लौटे कि निखिल सानप की मूवमेंट्स की स्टडी की गई थी बारीकी से। राहुल यादव के रेस्टोरेंट से? करेक्ट। उस दिन मैं मोरी चौक पे क्या कर रहा था, मतलब मुझे कुछ याद नहीं है साहब। कुछ काम होगा मेरा। काम ही था निखिल सानप को मारने का काम। कौन निखिल सानप? नई बाइक? हाँ तो खरीदी ना सर मैंने नई बाइक। उसमें क्या? उसमें जो तूने डाउन पेमेंट फुल कैश में किया है, उतना कैश आया कहां से तेरे पास? क्या साहब कमाल करते आप भी। करोड़ों की थोड़ी ना बाइक है, धीरे धीरे करके मैंने पैसे जमा के रखे थे। तो निखिल के मर्डर से कितना कमीशन कमाया तूने? मैंने आपको पहले ही बोला है, मैं किसी निखिल विखिल को नहीं जानता। मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये निखिल सानप है कौन। और तुषार पालवे, राकेश निकम, इनको भी नहीं जानता तू? ये दोनों मेरे दोस्त हैं। गणपति विसर्जन के 10वें दिन तू इन दोनों के साथ शाम 7:30 बजे मोरी चौक पर क्या कर रहा था? उसके पहले तू सुरबाड़ नाके पर था, निखिल सानप के ऑफिस के बाहर। ये बात मैं हवा में नहीं कह रही हूँ, तुषार और राकेश ने मुझे बताया। सब उगल दिया उन लोगों ने। राकेश तो यहाँ तक कह रहा था कि ये सारा तेरा प्लान है, तूने वो लकड़े का इंतजाम किया और तूने निखिल का सर फोड़ा। क्या? हाँ, वो तो ये भी बोला कि ये सब तुमने 5 लाख रुपए के लिए किया जो निखिल सानप से लूटे। अमोल, तेरा गेम खत्म। इधर देख, निखिल सानप को क्यों मारा? 5 लाख रुपए के लिए। 5 लाख? हाँ 5 लाख। तुषार ने हमें ऐसा बताया। क्या? यही कि बैग से तुझे 5 लाख रुपए मिले, ऐसा तूने तुषार को बताया। पर साहब तुम तीनों ने जो झूठ वूठ बोलने की प्लानिंग की थी ना, वो सब चौपट हो गई। गद्दारी थोक के हिसाब से शुरू हुई है। तुषार कह रहा है कि तूने लकड़े से वार किया, और अमोल कह रहा है कि तुषार ने निखिल को मारा। अब तू या तो एक और झूठ बोल दे या चुपचाप सच बोल दे। टाइम और ठुकाई दोनों बचेंगे। ठुकाई आप लोग किस लिए करते हो साहब? कुछ निकलवाने के लिए ना। लेकिन मैंने तो ये नाम निखिल सानप या जो भी है आज फर्स्ट टाइम सुना है साहब। तो क्या उगलेगा मेरे अंदर से? सिर्फ खून, जो आप लोगों को कोर्ट में भारी पड़ सकता है साहब। पुलिस को कोर्ट की धमकी देकर एक हिस्ट्री शीटर होने की इज्जत रख ली तूने। वैसे तो कोर्ट यहाँ से 1 ही किलोमीटर दूर है, पर तुझसे ना
कई मीलों दूर है। ये लॉकअप हमारा बहुत बड़ा है, जहां तेरे दोनों साथी अमोल और राकेश पूरी तरह से फड़फड़ा रहे हैं इस वक्त। 2-4 थप्पड़ों में ही रो दिया साले। तेरी पूरी हिस्ट्री बताई, ये भी बताया कि तेरी पुरानी बाइक का इस्तेमाल किया गया था। कई बार आते चाय पीने के लिए। 2-3 हफ्तों से लगभग वो रोज आते थे, चाय पीते थे, नाश्ता करते थे और फिर चले जाते थे। इसीलिए हम उन्हें जानते हैं साहब। देख प्रवीण, दिमाग पर अच्छे से जोर डालकर हमें बता, ये लोग जिस दिन निखिल पर अटैक हुआ उस दिन भी आए थे चाय पीने? हाँ साहब, वो आए थे, वो वहीं बैठे थे साहब, मुझे याद है। अरे राहुल, 3 प्लेट समोसे और 3 चाय भिजवा दे जल्दी, स्पेशल। 2 मिनट दीजिए बस। है परवीन? हाँ भैया। निखिल भैया का ऑर्डर है, 3 प्लेट समोसा 3 चाय, सब कुछ स्पेशल, जल्दी। हाँ भैया। और सुन, ये पार्सल भेज। रंजीत, 3 नंबर में पानी दे। अरे सुन, 3 समोसे और 3 चाय मलाई मारकर इसे पार्सल कर दे, ठीक है? और ये बात उस दिन दोपहर के लगभग 3 बजे के आसपास की हो? हाँ साहब, लगभग उतना ही बज रहा था। इसका मतलब सर, निखिल ने राहुल का नाम और 3 उंगलियों का इशारा ऐसी बात की तरफ किया होगा। शायद वो ये कहना चाहता था कि राहुल यादव की रेस्टोरेंट में बैठे थे ये तीनों, या फिर 3 उंगलियों का इशारा 3 बजे के लिए होगा। निखिल ने उन तीनों को पहचान लिया होगा अटैक के टाइम, और ये कहना चाह रहा होगा कि ये तीनों 3 बजे राहुल यादव के रेस्टोरेंट में बैठे थे। 3 प्लेट समोसे और 3 चाय भिजवा दे जल्दी, स्पेशल। है परवीन, निखिल भैया का ऑर्डर है, 3 प्लेट समोसा 3 चाय, जल्दी स्पेशल, जल्दी जल्दी। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि निखिल ने उन्हें देखा या नहीं देखा चाय पीते, लेकिन इतना जरूर है सर, इस राहुल यादव की दुकान और इन तीनों के बीच के कनेक्शन को निखिल ने हाईलाइट जरूर किया, जितना हो सके उतना। हमारे हाथ में अब 3 सस्पेक्ट जो 100% हमला बने। अब हमें उन तीनों से यह गुलाना है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और मास्टरमाइंड कौन है इस साजिश का। साहब, वो अमोल खेड़ेकर, पतलून गीली कर दी उसने, बोल रहा है सब कुछ बोलने के लिए तैयार है। स्टोर रूम से दूसरी पतलून दोस्त साले तैयार करो कबूलनामे। साहब, वो 5 लाख नहीं थे। ज्यादा थे? नहीं साहब, कम थे, 3 लाख थे साहब। 3 का तीनों में बंटवारा, सबका 1-1 लाख। बंटवारा कहाँ किया? अटैक के बाद तुषार पैसों और लैपटॉप की बैग लेके अपने घर चला गया। उसी रात 11 बजे उसने हमें अपने घर बुलाया। ये जितना भी माल है पूरा आपस में बराबर बांट लेते। पैसे तो बाई चांस मिले होंगे, पर मार डालने की असली वजह क्या थी? सुपारी दी थी किसने? तुम तीनों में से दुश्मनी थी उसके साथ किसी की, या फिर कोई लड़की वड़की का चक्कर था? साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब, हम सिर्फ उसको लूटने गए थे, मर्डर वर्डर का कोई इरादा नहीं था साहब। तो 2 हफ्तों से तुम तीनों राहुल यादव की दुकान पर बैठकर निखिल सानप की फील्डिंग कर रहे थे? हाँ साहब, हम उसका पीछा ही कर रहे थे। हमने देखा 5वें और 7वें दिन उसने मोरी चौक का रास्ता लिया। फिर हमने अंदाजा लगाया कि 10वें दिन भी ये उसी रास्ते से जाएगा। उसके दुकान में 3 लोग हैं, पैसे दे रहे हैं। आज कर डालते हैं, क्या बोलते हैं? आज शक्करपड़ा में सॉलिड बीड होगा। उसने 5वें और 7वें दिन उसने मौरी चौक का रास्ता पकड़ा था, और शायद आज उसी रास्ते से जाएगा वो। एक काम करते हैं, मैं और राकेश पहले से मोरी चौक पर रेडी रहेंगे। अमल तो यहीं पे रुक, और जैसे ही अपना हीरो दुकान से निकलेगा हम लोगों को फ़ोन करना, फिर तीनों मिलके उसको हल्का कर देते, तगड़ा माल लग जाएगा हाथ। निकल गए रे हीरो। पैसे लूटे तुम लोगों ने, लेकिन मर्डर कौन करवाना चाहता था? तुषार ने मुझे बुलाया फ़ोन करके, बोला पैसा है करके, पर सब मुझे इतना ही मालूम था कि लूटने का प्लान है। फिर मर्डर वर्डर का कोई प्लान है मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था साहब, सच बोल रहा हूँ। पर जिस दिन
मैंने और राकेश ने अखबार में पढ़ा की निखिल सानपची हॉस्पिटलमध्ये मृत्यू झाली. आई शपथ साहब, हम दोनों की साहब. देखो भाई लोग, टेंशन नहीं लेने का, हम लोग सेफ हैं. हम तक पुलिस इस जन्म में तो आने से रही, तो नॉर्मल रहने का. मर गया वो निखिल सानप. हम सब भी एक दिन मर जाएंगे, तो क्या करें? टाइम टाइम की बात है. अरे पर उसकी मौत हमारे सर पे आएगी ना, तब क्या करने का? कुछ नहीं करेंगे. पहली बात तो ये मर्डर है ही नहीं, और दूसरी बात हमारा नाम आने का चांस ही नहीं. देख राकेश, अमोल कोर्ट में अपना जुर्म कबूल करने और तुम दोनों के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गया. मर्डर और जो कैश तुम लोगों ने लूटा, वो कोर्ट में हमारी तरफ से इसका गवाह होगा. सिर्फ लूट? क्योंकि मारने वारने का तो हमारा प्लान ही नहीं था. मारने वारने का प्लान नहीं होता ना तो उसे मारते ही नहीं. सर पे भारी लकड़े से कई बार मजबूती के साथ सिर्फ मारने के लिए हो सकते हैं, सिर्फ मर्डर करने के लिए. सर वो बैग छोड़ ही नहीं रहा था, इसीलिए कई बार करने पड़े. तुम 3 लोग मिलके बैग नहीं छुड़ा पा रहे थे. किसको बचाने की कोशिश कर रहा है? सीधे सीधे बोल कि कौन चाहता था कि निखिल सानप मर जाए. यार सोना ही तो गिरवी रखा है ना, छुड़ा लेगा जल्दी. कैसे छुड़वाऊंगा यार? एक तो ब्याज पे ब्याज चढ़ रहा है, ऊपर से बच्चा हुआ तो काफी टाइम से बड़ा हाथ भी नहीं मारा. मेरे पैसे के सॉलिड वांदे चल रहे यार. अब मेरा ही देखना, इतने सालों से दलाली कर रहा हूं सेठ के पास, चिंदी जैसे कमीशन देता है मेरे को. दिन रात यही सोचते रहता हूं कब खुद की एस्टेट एजेंसी खुलेगी. अच्छा सुन, तू ये बड़ा हाथ बोलता है, वो कितना बड़ा होता है? ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता रे. हाथ मारने के बाद पता चलता है क्या लगा हाथ को. एक आदमी है, पैसे ट्रांसफर का काम करता है. मैंने खुद अपने सेठ के पैसे 3-4 बार ट्रांसफर करवाया. कौन है? निखिल सानप नाम है, यही सुरबाड़ नाके पे ऑफिस है उसका. दुकान लूटनी है? अरे नहीं, बहुत भरी हुई जगह है वो. तो फिर? पिछले हफ्ते शाम 6 के आसपास मैं मेरे सेठ के 25,000 जमा करने गया था. वो रोकड़ा उसने अपने बैग में रखा, और उस बैग में बहुत सारा रोकड़ा था, कम से कम लाखों तो होंगे. वो अपनी बैग साथ में लेकर दुकान बंद करके स्कूटर पे चला गया. तुषार ने कहा और एक आदमी लगेगा, तो हमने अमोल को लाया. सर हम तीनों ने मिलकर पूरी प्लानिंग की थी, मगर वो प्लानिंग में एक बार भी जान से मारने का जिक्र भी नहीं हुआ था. तो तुम लोगों को पहले से पता था कि बैग में 5 लाख रुपए होंगे? लाखों होंगे पता था, लेकिन कितने वो नहीं था. सर वो बैग में 5 नहीं 4 लाख थे. तू बोल रहा है 4 लाख थे, अमोल बोल रहा है 3 लाख थे. ये क्या प्लानिंग हुई? ये अमोल किधर रह गया? वो आ जाएगा, तू बैठ. अरे रुक, वो अमोल को तो आने दे. इसमें 4 पेटी है और हम लोग 3. हाँ तो 1,33,333 सब में बटेगा. या 1-1 लाख तीनों में, और तुझ में और मुझ में 50-50 एक्स्ट्रा. पर वो अमोल क्यों मानेगा यार? येड़ा है क्या तू? उसको कौन बताएगा? बोल देंगे बैग में 3 ही थे. सुन, तेरा और मेरा आइडिया था, पूरा काम हम दोनों ने किया. उसको एक दे रहे वही बहुत बड़ी बात है. तुम लोगों ने सिर्फ लूटने के चक्कर में एक बेकसूर आदमी को जान से मार डाला, और फिर आपस में भी गद्दारी की, लूट के पैसों को लेकर. साहब अब हम तुझसे कुछ पूछेंगे नहीं, बस कोर्ट में ये अर्जी देनी है कि तेरी जमानत ना हो. साहब उसका मरने का एक्सीडेंट था साहब, उसको मारने का इरादा नहीं था हमारा कुछ. साहब वो मर्डर की जगह एक्सीडेंट का केस बनवा दो ना. तुझे लॉकअप में कूटा और तू मर गया तो वो भी एक्सीडेंट ही होगा. अच्छा चल एक बात बता, अमोल को उस बैग में 3 लाख दिखे, राकेश को 4 लाख. अब तू हमें यह बता तुषार पालवे, एक्चुअली उस बैग में कितने लाख थे? 5 लाख थे साहब. तो 1 लाख रुपए तूने अपने लिए पहले से ही निकाल के रख लिए थे? हाँ. और निखिल का लैपटॉप बेचा क्या? पैसों वाला खाली बैग उन्होंने चला दिया और लैपटॉप तोड़ दिया. मतलब सर ऐसे ही बस लूटने के लिए उन्होंने अटैक किया? जी, लेकिन निशाना बनाकर, पूरी प्लानिंग के साथ.
निखिल ने जो कहा राहुल और 3 उंगलियों का इशारा किया वो बिल्कुल सही था। शायद निखिल के कहने का मतलब था कि राहुल यादव की दुकान पर बैठे 3 लोगों ने उस पर अटैक किया। हालांकि ये बात कभी 100% कंफर्म नहीं हो पाएगी। हो सकता है निखिल ने उन्हें कई बार वहां बैठे देखा हो, जहां पर बैठकर वो निखिल पर नजर रख रहे थे। तुम जा सकते हो राहुल। ये मुंह लेकर कहाँ जाऊं? कहाँ जाकर चुप? सिर्फ राहुल नाम के कारण इतने हफ्ते मुझे अंदर रख दिया। इज्जत का तो पूरा फालूदा हो गया। मोहल्ले में, बिरादरी में, फैक्ट्री में। अब ये सब कौन भर के देगा मुझे? हालात ही कुछ ऐसे थे। राहुल नाम आया था, निखिल के साथ तुम्हारी अनबन थी। अब आप 2-3 दिन हमारे रेस्टोरेंट में आके बैठो, देखो कस्टमर लोग कैसे चीर फाड़ करते हैं हमारा। यहां से लेके यूपी में हमारे गांव तक यही बात फैली होगी कि आग के बिना धुआं नहीं होता। जरूर राहुल यादव का इसमें हाथ रहा होगा। हमें खेद है कि 3 असली मुजरिमों तक पहुंचने में 2 निर्दोष लोगों को शक के दायरे में रहते हुए काफी कुछ सहना पड़ा। केस क्रैक करने में 2 मासूम लोगों और उनकी फैमिलीज को काफी तकलीफें सहनी पड़ी। सर, एक सवाल बार बार उठ रहा है। जिस इन्वेस्टिगेशन टेक्निक से आपने ये केस क्रैक किया, वही टेक्निक अगर इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में ही अपनाई गई होती तो क्या इन मासूमों की तकलीफ अवॉइड की जा सकती थी? पर ये अनकनेक्टेड रैंडम से मर्डर्स लूट के लिए या किसी और चीज के लिए हमेशा एक चक्रव्यूह की तरह होते हैं। मिसलीड्स पर मिसलीड्स का सामना करना पड़ता है। होते हैं मिसलीड्स, क्योंकि नेचुरल तौर पर शक सबसे पहले किस पर जाता है? उस पर जिसे विक्टिम की मौत से फायदा हो सके। वो सस्पेक्ट फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट बन जाता है। और रही बात तुम्हारे सवाल की कि हमने वो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं अपनाई जिससे केस क्रैक हुआ था, तो उसके जवाब में मैं यही कहूंगा कि कोई भी इन्वेस्टिगेटर ये पहले से तय नहीं कर सकता या सोच सकता कि वो टेक्निक जो यूज कर रहा है वो फेल होगी। इन्वेस्टिगेशन के रास्ते पर जब डेड एंड आता है तब हम रास्ता बदलते हैं। हम ये पहले से गैस नहीं कर सकते कि उस रास्ते पर कोई डेड एंड मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन एक पहाड़ पर चढ़ने जैसा होता है। आप स्टेप बाय स्टेप, पड़ाव दर पड़ाव उस पर जाते हैं, पर किसी भी स्टेप पर यह इरादा आपका कभी नहीं होता कि किसी इनोसेंट को कोई तकलीफ पहुंचे। आखिरकार हम मासूमों की सुरक्षा के लिए, पर इंसान है, काम ही कुछ ऐसा है। मिस्टेक्स होती हैं, पर हर वक्त हमें उसका खेद होता है। ऑलवेज। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।